हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। आप सभी लोगों का अनूप स्टडी जोन में स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे शेषफल प्रमेय और उसी को आगे बढ़ाते हुए और बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस क्लास को देखने से पहले यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखा है तो उसको देख लें। प्रीवियस से जितने भी क्लासेस हैं उनको देख लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और इस क्लास में मज़ा भी आएगा, है ना। तो हम लोग बिना ज़्यादा कुछ बात किए सीधे हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक प्रश्न मैं लिखता हूँ, उस प्रश्न का जवाब देना है आप लोगों को। बताना है कि इसमें शेषफल क्या बचेगा। मैंने कहा 3 × 4 × 6 और इसके बटे में मैंने कर दिया 5। तो बता दीजिए कि इसमें शेषफल क्या बचेगा। जैसे ही आपको ये प्रश्न दिखता है तो आप क्या करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि 5 में 3 का भाग दीजिए, कितना आएगा, जाएगा ही नहीं, 3 है। जब आपका भाजक जो है वो भाज्य से छोटा है तो शेषफल हमेशा वहीं बच जाता है। तो इसका शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा, इसका शेषफल 4 आएगा और इसका शेषफल, अब यहाँ पे देखिए एक बार चला गया तो एक शेषफल आएगा। कितना आ गया, 3 × 4 × 1, मतलब ये आ गया 5, 12/5। 5 में जैसे ही आप भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 बार जाएगा और 2 शेष बच जाएगा और 2 ही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमने बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व किया। यहाँ पर एक कंसेप्ट है, उसको आप समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए इसी प्रश्न को हमने किया 3 × 4 × 6 बटे मैंने 4 कर दिया। अब मैं ये पूछूं कि बता दीजिए कि अब कितना शेष बचेगा। तो आप देख रहे हैं कि इस गुणज में यहाँ पर जो गुणनखंड किए गए यहाँ पर 4 है। इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी संख्या जो है वो 4 से पूरा कट जाएगा और शेषफल कितना बचेगा, शेषफल 0 बचेगा। उसी तरह से यदि मैं कहूँ कि 1 × 2 × 3, इसमें मैं 3 का भाग दूँ तो कितना शेषफल आएगा, 0 आएगा, क्योंकि इसमें भी 3 है, 3 का गुणनखंड है और ये पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। संख्या कटती कब नहीं है, जब उसमें गुणनखंड उसका नहीं होता है। यहाँ पर यदि मैं कहूँ कि 1 × 2 × 3 × 4 है, अब मैं इसको 4 से भाग दूँ तब बताइए। यदि मैं इसको कहूँ, यदि यहाँ पर मैं कहूँ कि 8 से भाग देना है, तब अब आप उस कंडीशन में ये समझिए कि 8 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा। यहाँ पर देखेंगे 8 है, 4 दूनी 8 है, इसका मतलब ये कट जाएगा। 100% है कि 8 से ये पूरा का पूरा कट जाएगा। देखिए 4 × 2 8 ही तो हुआ। मैं 12 का भाग दे दूं, 12 का भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 12 का भाग देंगे तो भी आपका ये 0 शेषफल बचेगा। क्यों, क्योंकि चाहते ही 12 होता है तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो एक बात ये मैं आपको स्टार्टिंग से ही समझाते चला आ रहा हूँ कि यदि कभी भी गुणनखंड होता है और उसमें वो संख्या मिल जाती है तो वो संख्या पूरा का पूरा कट जाता है, शेषफल आपका 0 आता है। इसी को समझते हुए हम लोग फैक्टोरियल को देखेंगे। आज थोड़ा सा फैक्टोरियल के प्रश्नों को देखेंगे। देखिए होता बिल्कुल आसान है, जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो वहाँ पर आपको बिल्कुल आसानी से जवाब देना होगा और दे भी देंगे, है ना। यदि ये बात समझ गए होंगे जो अभी को मैंने आपको बताया। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है पहले उसको समझते हैं। देखिए जैसे आपको लिखा हुआ मिल जाए 1 फैक्टोरियल, 2 तरीके से फैक्टोरियल को लिखते हैं, या तो ऐसे 1 फैक्टोरियल लिखेंगे या तो इस तरह से 1 फैक्टोरियल लिखेंगे। इन दोनों का मतलब यही होता है कि 1 हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल मैंने लिखा तो इसका मतलब जितना नंबर लिखा रहता है वहाँ से स्टार्ट करके हम लोग 1 तक जाते हैं। यहाँ पर 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 × 1 तक जाएंगे। 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 × 2 × 1 तक जाएंगे। 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इसका मतलब 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 × 3 × 2 × 1 तक जाएंगे। 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 हो जाएगा। इसी तरह से 6 फैक्टोरियल है तो कितना हो जाएगा, 6 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो फैक्टोरियल है ऐसे ही जब तक चला जाता है, जैसे मान लीजिए जाते जाते 100 तक गया, 100 फैक्टोरियल है तो ये फैक्टोरियल जो होगा क्या, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 100 × 99 × 98 डॉट 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 यहाँ पर करेंगे × 2 × 1। तो यहाँ पर 3 भी ले लेते हैं। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो फैक्टोरियल होता है उसका मतलब ये होता है, जैसे जो भी संख्या का फैक्टोरियल आपको निकालना होता है उसी संख्या से लेकर हम 1 तक का गुणा करते हैं। अब मैंने आपको ये बताया कि यदि कोई भी संख्या उसमें है, मान लीजिए आप भाग दे रहे हैं 2 फैक्टोरियल में 2 का, तो इसका मतलब यदि मैं कहूँ 4 फैक्टोरियल में
आपको 4 से भाग देना है, तो बताइए शेषफल कितना बचेगा। तो आपको यहाँ पर क्या समझ में आएगा कि 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इसमें आप 4 से भाग ही दे रहे हैं। देखिए 4 का गुणज है ना, इसमें 4 है, इसका मतलब इसमें जब शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा, पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। लेकिन यहीं पर मैं कह दूं कि आप बताइए यहाँ पर हम भाग देंगे 7 से, तो इसमें तो 7 का गुणज है नहीं, तो ये क्या होगा, अब यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आएगा, क्योंकि वो पूरी की पूरी संख्या विभाजित नहीं होगी। उसी तरह से कोई भी संख्या, अब इसमें हमको समझने वाली क्या बात है, आपको बस जब भी फैक्टोरियल से डिवाइड करके आपको पूछे कि शेषफल कितना बचेगा, तो आप उसमें ढूंढ लीजिए कि उसमें उसका गुणनखंड है या नहीं है। जैसे मैं कह दूं कि बताइए 73 फैक्टोरियल को यदि मैं 74 से भाग दूं तो क्या कट जाएगा क्या। अब 73 फैक्टोरियल तो है ही, तो वो तो गुणनखंड मिलने से रहा, तो वो कटने वाला है नहीं। तो यहाँ से आप 73 जाएंगे 72 होगा, लेकिन यहाँ पे 74 आने वाला नहीं है। इस तरह से आपको समझना है कि जैसे ही हम लोग फैक्टोरियल का प्रश्न करेंगे वहाँ आपको समझ में आ जाना चाहिए, है ना। जैसे अभी ध्यान से समझिए, मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ, उस प्रश्न से हम लोग समझेंगे कि परीक्षा में प्रश्न कैसे बनता है और हमको कैसे सॉल्व करना है। मैंने कहा कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डॉट 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 हम लोग कहाँ तक जाएंगे, प्लस 700 फैक्टोरियल तक जाएंगे, 700 फैक्टोरियल तक जाएंगे। और पूछा जाएगा बताइए इसमें शेष कितना बचेगा, इसमें शेष कितना बचेगा। अब इस प्रश्न को आप सॉल्व कैसे करेंगे। अब यहाँ पर लेकिन भाग किससे दिया जा रहा है, भाग दिया जा रहा है 120 से। मतलब ये कहा जा रहा है कि इतने को हम लोग किससे भाग दे दें, 120 से भाग दे दें, तो शेष फल आपका कितना बचेगा। तो इसको ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। पहले तो आपको फैक्टोरियल का सारा नियम मैंने बता रखा है, तो वहाँ पर ध्यान से देखिए। 120 कहा जा रहा है ना, 120 कब आएगा, 120 तब आएगा जब 120 फैक्टोरियल स्टार्ट होगा तो, और कहाँ तक 700 तक जाएंगे तो तब तक ये 120 आता रहेगा। इसका मतलब 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 है, यहाँ पर तो 120 से कटने से नहीं रहा, जहाँ तक 120 से छोटा है। 2 फैक्टोरियल है, 2 गुणे 1 ये हो गया। 3 फैक्टोरियल है, 2 गुणे 2 3 गुणे 2 गुणे 1, इसी तरह से 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। आपको ये समझना है कि 120 आएगा कहाँ से, 120 आना प्रारंभ होगा आपका, देखेंगे तो 20 गुणे 6 है ना। मतलब यहाँ पर 5 गुणे 4 गुणे 6, जहाँ पर भी आप देखेंगे 4 5 4 और 6 ऐसे करेंगे, ये फैक्टोरियल जहाँ पर भी बनेगा तुरंत वो वहाँ से सारी संख्याएं कटने लगेंगी। यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 5 4, यदि हम 6 का फैक्टोरियल लिख दें, इसका मतलब क्या है कि 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 2 1 तक जाएगा। इसका मतलब यह है कि 6 5 4 यहाँ पर तो मिल जा रहा है, ये 120 से पूरी की पूरी संख्या ये कट जाएगी, ये पूरी संख्या कट जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ यदि उसमें 5 आ जा रहा है, 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 5 आ गया, तो आप सोच ये भी 5 फैक्टोरियल भी निकालेंगे, तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब यहाँ पे देखिए 5 चौका 20 23 60 दूनी 120, मतलब 5 फैक्टोरियल के बाद जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो 6 फैक्टोरियल हो, 7 फैक्टोरियल हो, 8 हो, 9 हो, 700 तक जाएगा। तो 5 4 3 2 1 हमेशा जाएगा 1 तक। तो इसका मतलब ये है कि 4 फैक्टोरियल तक हम लोग निकाल लेते हैं। कितना है 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 4 12 दूनी 24। अब देखिए 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, 3 दूना 6 है ना, और 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा 24। और जैसे ही 5 आता है और ये 120 होना प्रारंभ हो जाएगा, 120 5 चौका 20 63 दूना 120। तो 5 फैक्टोरियल आप देख रहे हैं कि 120। अब 120 का गुणनखंड कहाँ से मिलेगा, यहाँ 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल ऐसे करके मिलता चला जाएगा 700 तक। तो मतलब 5 फैक्टोरियल के बाद जितने भी शेष बचेंगे सबका शेष 0 होगा, तो उसको काउंट करना ही छोड़ दें हम लोग। यहाँ पर क्या करेंगे, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 और 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा 24। बाकी अब सबका शेष कितना बचेगा 0 बचेगा। अब इसी में हम 120 का भाग देकर देख लें कि हमारा शेष कितना बच रहा है, कितना होगा 24 36 2 32 33 बटा 120। अब इसको हम लोग
डिवाइड करेंगे तो जैसे ही 120 से 33 में डिवाइड करेंगे तो कितना शेष आएगा हमारा, 33 ही शेष आ जाएगा। 120 से 33 में भाग देंगे क्योंकि ये छोटा है तो 33 ही हमारा शेषफल बचेगा। तो इसी तरह से हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे, है ना। इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि गुणनखंड आपको ध्यान में रखना है कहाँ से। यदि मैं इसी में कह देता 120 की जगह ना करके 24 कह देता तो ये 4 फैक्टोरियल से ही कटने लगता। 4 बार दूनी 24, मतलब आप 5 में भी देखिए 4 बार दूना 24, 6 में भी देखिए 4 बार दूना 24, मतलब ये हमेशा 4 वाला मिलता चला जाएगा चाहे जहाँ तक आप चाहें। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर 24 के 4 फैक्टोरियल के बाद सभी का शेषफल 0 आने वाला है और यहीं हम इन फैक्टोरियल से डिवाइड करके पता कर लेंगे कि शेष हमारा कितना बचेगा। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से फैक्टोरियल का भी सवाल आपकी परीक्षा में बनता है, तो यहाँ से आप ध्यान में रखेंगे कैसे हम लोगों को करना है प्रश्नों को। आगे चलते हैं, एक दो प्रश्न और अलग हिसाब से देखते हैं। ये हो गया आपका एक फैक्टोरियल का कंसेप्ट। मैंने आपको जितना बताया ना बस उसी को, ना कोई यहाँ पे नियम याद करने की ज़रूरत है, ना कोई ट्रिक याद करने की ज़रूरत है, बिल्कुल आसानी से देखते ही सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो ये बताइए, पहले तो एक कंसेप्ट इसको आपको क्लियर करवा दूं मैं। यदि मैं ऐसा करूं कि a के घात में मैं लगा दूं n, क्या लगा दूं, n लगा दूं, और मैं ये कहूं दूसरा मैं -a के घात कर दूं n। अब ध्यान से समझिए, यदि n एक सम संख्या होगी, n क्या है, एक सम संख्या होगी, तो इसका मान हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। a को ना लेके हम लोग क्या कर लेते हैं, 1 ले लेते हैं, यहाँ पर भी 1, क्योंकि हमको 1 में ही कन्वर्ट करना होगा हमेशा। यदि n का जो मान है वो सम संख्या है तो इसका मान 1 आएगा, और यदि यहाँ पर माइनस भी कर लीजिए, यदि ये एक विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो इसका मान -1 आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैंने कह दिया कि -1 के घात 4, तो इसका मतलब क्या, अब ये सम संख्या है, 4 क्या है, सम संख्या है, इसका मतलब इसका मान जो होगा वो 1 आने वाला है। यदि मैं कह दूं -1 के घात 5, तो इसका मान जो है -1 आने वाला है। इसी तरह से बड़े बड़े घातांक को लगाइए, जैसे -1 के घाते 4, 9, 8, 9, ये आपका एक विषम संख्या है, और विषम संख्या जैसे ही होगा तो इसका आंसर -1 आएगा। अब मैंने कहा -1 के घात में 4, 9, 8, 0, ये आपका एक सम संख्या है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका रीजन ही होता है सम संख्या 2 के पेयर में होते हैं। जैसे ही हम -1 गुणे -1 करते हैं तो ये माइनस माइनस कट के प्लस हो जाता है, इसीलिए सम संख्या में +1 आता है। और यदि विषम संख्या होगी, देखिए 3 मान लीजिए होगा, तो यहाँ पर एक माइनस बच जाता है, इसलिए माइनस होता है। तो सम संख्या होगी तो मान आपका पॉजिटिव में आएगा, प्लस में आएगा, और विषम संख्या होगी तो वो आपका निगेटिव आना तय है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, इसी बात को, है ना। चलिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए एक प्रश्न मैं लिख रहा हूँ। अब देखिए, ये प्रश्न उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने प्रीवियस क्लासों को देखा है। आप यदि नहीं देखे हैं तो प्रीवियस क्लास को देख लीजिए, उसके बाद इस क्लास को देखिए। आपका इतना गजब का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आप इन सब सवालों को चुटकी में कर लेंगे। सवाल को देखते ही अपने माइंड में कर सकते हैं बिना कॉपी पेन के। जैसे देखिए, दिया हुआ है, क्या है ये, 59 के घात में है 637, और बटे में क्या है, 58। अब देखिए इस सवाल को करने का तरीका, मैंने कहा 59 के घात में 637 है। अब मैंने यहाँ पर आपको -1 और का बताया, मैंने ऐसा क्यों बता दिया भाई। अब देखिए, जैसे ही ये 59 है, अब ध्यान से देखिए मैं क्या बता रहा हूँ। जैसे ये 59 है और घात में क्या है 637, इसका मतलब क्या है, 59 गुणे 59 गुणे 59 गुणे 59, ऐसे कितनी बार, 637 बार तक जाएंगे। कितने टाइम से तक जाएंगे, कितने बार तक जाएंगे, 637 बार लिखेंगे। आपको पता नहीं, से मैंने कहा कि 2 के घात में 4 है, इसका मतलब क्या, 2 को हम लोग कितने बार लिखते हैं, 4 बार लिखते हैं। उसी तरह से 59 के घात में 637 है, तो हम उसको कितनी बार लिखेंगे, 637 बार तक लिखेंगे।
और डिवाइड सबको कितनी बार से करेंगे, 58 से करेंगे। अब आपको एक बात समझना है, मैंने बार बार बताया कि क्या ये 58 का गुणनखंड है क्या, यदि एक भी 58 का गुणनखंड उसमें से मिला तो कट जाएगा, लेकिन ऐसा है ही नहीं। यहाँ पर 58 से इसको भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, एक बार जाएगा एक शेष बचेगा, इसमें भी एक शेष बचेगा, इसमें भी एक शेष बचेगा। इसी तरह से आप 637 बार करते चले जाएंगे और एक गुणे एक गुणे एक गुणे एक गुणे कितनी बार हो जाएगा, 637 बार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई निगेटिव नहीं है, इसलिए एक का गुणा आप चाहे जितनी बार करेंगे हमेशा एक ही आ जाएगा और इसका जो शेष फल होगा वो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। ये तो हो गया कंसेप्ट कि आखिर ये रीजन क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं। दूसरा चीज़ जो मैंने आपको बता रखा है, ये बताइए 59 है 59, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 58 + 1 कर सकते हैं क्या, 59 को 58 + 1 कर सकते हैं, उसके घात में 637 है, रहने दीजिए और डिवाइड कर दीजिए 58 से। जैसे ही आप 58 से भाग देंगे, मैंने आपको क्या बता रखा है कि यदि 37 + 42 बटे 37 है, यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं 37x बटे 42 है, तो आप क्या करने वाले हैं, जैसे ही आप इसमें पहले भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, देखिए 37 का गुणनखंड है ना, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, 0 शेषफल बचेगा, उससे नहीं मतलब है। अब 37 का भाग इसमें दीजिए, देखिए कितना शेषफल रहा है, तो ये जो प्लस होता है ये अलग अलग चिन्ह मानों के लिए होता है। जैसे यहाँ पर इसका 0 आया शेषफल, मान लीजिए इसका कितना आएगा, 6 आ गया शेषफल, तो यहाँ पर 0 + 6 करेंगे तब जाकर आपको फाइनल मिल जाएगा। उसी तरह से इस प्रश्न में आपको क्या समझना है, आपने कर तो दिया, एक मिनट, आपने कर तो दिया यहाँ पर। अब देखिए 58 से जब 58 को काटेंगे तो 0 शेषफल आएगा, अब एक में देंगे तो एक ही शेषफल आएगा और एक के घात कितना भी घातांक कर लीजिए उसका मान हमेशा एक ही आएगा, आपका आंसर आ गया। इसी तरह से सभी प्रश्नों को करना है, चाहे तो आप प्लस में कर लीजिए चाहे तो माइनस में कर लीजिए। चलिए मैं कर दे रहा हूँ 60/59, 60/59 और 60 के घातांक में मैं कर दे रहा हूँ 532। अब इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको दो तरीके, एक ही तरीका है, इस तरीके से अब नहीं करना है कि अब 60 × 60 दिमाग लगाएं। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 59 + 1 कर सकते हैं, ये 60 हो जाएगा। 59 हमेशा याद रखना है, इसी से तुलना करना है क्योंककि नीचे वाला जो होता है हर जो होता है उसी से हमको काटना होता है। अब यहाँ पर 59 + 1 कर दिया हमने और 532 हो गया और डिवाइड बाय 59 है। देखिए 59 से 59 कर जाएगा, 0 शेषफल, 1 के घात क्या है 532, कितना आएगा इसका आंसर, 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, है ना। चलिए और बहुत सारे सवालों को देखते हैं। कह रहा है कि 17 के घातांक में 200 है और इसको 18 से डिवाइड किया जा रहा है, 18 से विभाजित किया जा रहा है, तब बताइए क्या हो जाएगा शेषफल। 17 के घात में 200 है और बटे 18 है ना, 17 के घात में क्या है 200 है और बटे 18 है और कह रहा है इसको बटे 18 से भाग देने पर कितना शेषफल आएगा। देखिए 17 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 17 को हम लोग लिख सकते हैं 18 - 1, हमको इसी में कन्वर्ट करना है 1 को, 18 - 1 करेंगे 17 आ जाएगा, इसी के घातांक में आप कर दीजिए 200 बटे 18 कर लीजिए, क्या कर लेंगे 18 कर लेंगे। देखिए 18 से 18 कट गया, बचा क्या 0 आ जाएगा, 18 से 0 शेषफल आएगा, शेषफल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बचा क्या -1 के घात में 200, मैंने कहा -1 के घात में यदि सम संख्या है तो उसका आंसर क्या आने वाला है 1, है ना, तो सम संख्या तो इसका क्या आएगा 1 आएगा। समझ में आया। इसी प्रश्न को यदि मैं ऐसे कर दूं, 17 के घातांक में 217 बटे 18, अब इसका आंसर कितना आएगा, ध्यान से देखिए। अब इसका आंसर कितना आएगा, इसको हम लोग 17 को क्या लिख सकते हैं 18 - 1 के घातांक में 217 आ गया, कितना आ गया 217 आ गया बटे 18 कर लीजिए। अब देखेंगे तो ये 18 से 18 कट जाएगा, 0 शेषफल बचेगा, -1 बस है, तो -1 जो है इसके घात में क्या करेंगे 217 लिख देंगे, कितना लिख देंगे 217 लिख देंगे। अब बताइए मैंने यहाँ पर कह रखा है कि जब -1
जो विषम संख्या हो उसके ऊपर, तो आंसर आपका क्या आने वाला है भैया, -1 आने वाला है। तो यहाँ पर भी इसके बराबर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा बटे 18। आप ये बताइए कि माइनस में कभी शेषफल बचता है क्या, माइनस में कभी शेषफल बचता है? मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि शेषफल कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसी -1 को 18 से घटा देंगे। तो 18 में से जब 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 17, और इसका शेषफल क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। बहुत सारे लोग आपको ये बताते हैं, आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, नीचे वाला ऊपर से हमेशा क्या होता है, 1 जब कम होता है, नीचे वाला ऊपर वाला जब नीचे से 1 कम होता है ना, और यहाँ पे सम संख्या हो तो आपका आंसर 1 आता है। यदि यहाँ पे विषम संख्या हो तो आपका आंसर वही संख्या आता है जो ऊपर रहता है। चलिए ठीक है, आप ये ट्रिक के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ेंगे, ये आपके पास कंसेप्ट है, आपको समझना है कि इन प्रश्नों को लगाना कैसे है। ठीक है, अब हम लोग इन प्रश्नों को देखते हैं कि इन प्रश्नों में क्या कहा जा रहा है। इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए और वीडियो को पॉज करके पहले तो आप क्या करेंगे, इन प्रश्नों को अपने से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, उसको देखिए कि आपके कितने इन चारों में से कितने सवाल सही हो गए, है ना। ये कुछ घुमा फिरा कर पूछने वाले शेषफल के सवाल हैं और इसी तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है कि यदि 67 के घातांक 67 है प्लस 67 है तो 68 से भाग देने पर बताइए कितना शेषफल बचेगा, इसे विभाजित करने पर कितना शेषफल बच रहा है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर कह रहा है कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं, यदि नहीं समझ में आ रहा, 67 के घात 67 बटे 68 प्लस 67 बटे 68 ऐसे कर सकते हैं, है ना। जब आप 67 को इससे भाग देंगे, आप ऐसे समझिए इस 67 को आप 68 माइनस 1 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 68 से ही भाग देना है, बिल्कुल लिख सकते हैं। 67 कर लीजिए, यहाँ पर 68 होगा, 68 से 68 कट जाएगा, -1 घात में 67, ये आपका विषम संख्या है और -1 पर जब विषम संख्या का घातांक होता है तो हमेशा -1 आता है। क्या आता है, -1 आता है। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या किया था, -1 शेषफल आया, प्लस यहाँ पर 68 से 67 में भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, 67 ही आ जाएगा बटे 68। समझ में आया, ये क्या हुआ इसको मैंने बताया। फिर इसके बाद ये 67 में से 1 को आप माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा बटे 68। क्या आप इससे भाग देंगे, चला जाएगा क्या, विभाजित हो जाएगा, नहीं विभाजित होगा, 66 ही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको ऐसे नहीं करने का मन है तो आप इस तरह से मत करिए, डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिख लीजिए, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये हो गया 67। ठीक है, क्लियर है। इसका आंसर जो होगा, शेषफल कितना बचेगा, 66 बचेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसको यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इसको हम 97 माइनस 1 करेंगे तो 96 हो जाएगा बटे घातांक में क्या है, 97 बटे 97। 97 से 97 जीरो हो जाएगा शेषफल, ये क्या बचा, -1, जीरो में से माइनस घटाएंगे तो -1, -1 के घातांक में 97। ये आपका विषम संख्या है, मतलब आपका शेषफल कितना बचेगा, -1 बचेगा। और -1 बचेगा तो माइनस में तो कभी शेषफल होता ही नहीं है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इसी 97 से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 96, आपका 96 आंसर आ जाएगा। तो ये भी हो गया। आगे देखिए कह रहा है कि 3 के घात 21 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। चलिए इसके बाद हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, पहले इसको देखिए ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि 7 के घात में 19 प्लस 2 को 6 से विभाजित किया जाता है। यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को कि 7 के घात 19 है प्लस 2 को किससे विभाजित हम लोग कर रहे हैं, 6 से। अब देखिए ध्यान से, इस 7 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 7 को लिख सकते हैं 6 प्लस 1 लिख सकते हैं, इसके घात में 19 हो गया। 6 से 6 को भाग देंगे तो ये तो डिवाइड हो जाएगा, 0 शेषफल, 1 बचा, 1 के घात में 19 से। यहाँ पर देखिए माइनस नहीं है, जब माइनस होता था तब ये सब क्रियाकलाप होती थी, लेकिन यहाँ पे प्लस है ना, जब प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, 1 के घात 19, मतलब ये शेषफल यहाँ पर 1 बचेगा। यहाँ पर 6 से 2 में भाग देंगे तो यहाँ पर शेषफल 2 बचेगा, 2 प्लस 1 मतलब 3 बटे 6 हो गया,
है ना। अब 6 से यहाँ पर काटना नहीं है कि इसको काट दीजिए, एक ऊपर हो गया 2 नीचे। यहाँ पर 6 से आप 3 में भाग देंगे तो शेषफल आपका यहीं 3 बचेगा और इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आते हैं इस सवाल पर। कह रहा है 3 की घात 21 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। कुछ नहीं है, आपको यही +1 -1 लाना है जिससे कि संख्याएं जो है वो आपस में विभाजित हो जाएं। क्या हो जाएं, विभाजित हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर है 3 की घात 21, इसको हमको 5 से विभाजित करना है। तो क्या हो सकता है, देखिए 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे ही आएगा। और किसी ये ऊपर वाली संख्या को यदि हम इसमें टर्न कर दें, या तो जैसे कि अब 3 है तो आप 9 ला सकते हैं, यहाँ से 9 लाएंगे तो ये +1 कर सकते हैं, है ना। 10 से -1 कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे 16 ला दीजिए। 3 के पहाड़े में 16 तो आता नहीं, 3 के पहाड़े में 15 आता है ना। लेकिन स्क्वायर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे इस तरह से करना है, 27 आएगा, जो कि यहाँ पे 27 -2 कर सकते हैं। लेकिन हमको लाना क्या है, सिर्फ और सिर्फ -1 या +1 1 करके लाना है। तो आप यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, 3 के घात में 1 रहने दीजिए, गुणे 3 की घात में 20 कर दीजिए बटे 5। आपको ये पता है ना, जैसे मान लीजिए एक ऐसे कर लीजिए, यदि आपके जो ये बेस होते हैं यदि सेम है तो ऊपर के घातांक गुणा होने पर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। इसलिए यहाँ पर 21 था तो मैंने 20 और 1 21 कर दिया। यहाँ पर इसके आगे करेंगे तो 3 के घात 1 मतलब 3 हो गया, और यहाँ पर हम लोग 3 के घात 2 करके 10 कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर 2 चीज़ें आपको समझनी है। यदि आपको कभी लिखा हुआ है 3 की घात 2 बटे 10, तो इसका मतलब ये होता है ब्रैकेट को आप जैसे ही हटाएंगे तो 10 का 2 में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की घात में 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 की घात में 20 हो जाएगा। तो इसी तरह से मैंने क्या किया, यहाँ पे जो 3 की घात में 20 था तो यहाँ पे हमको क्या लाना था, 9 ला दिया। मैंने इसको क्या कर दिया, 9 कर दिया। 3 त्रिका 9 हो गया कि नहीं हो गया। चलिए देखिए, यहाँ पर आप क्या करेंगे, 3 के गुणे 9 के घातांक में 10 हो गया बटे 5, ये हो गया। अब क्या करेंगे, 3 के गुणे रहने दीजिए, ये 9 है तो इसको आप 10 -1 कर सकते हैं बटे 10 बटे 5। 9 को 10 -1 कर सकते हैं ना। जैसे ही 5 से इसको काटेंगे 0 शेषफल बचेगा। अब ये क्या हो गया भाई, -1 के घात में 10, मतलब 3 गुणे -1 के घात में 10। 10 आपका सम संख्या है कि विषम संख्या है, सम संख्या है, तो मतलब ये कट के क्या हो जाएगा, 1। क्या आ गया, ये आ जाएगा अब 3 के गुणे 1 बटे 5, मतलब 3 बटे 5 हो गया। और आप जब देख रहे हैं ये जो 5 से 3 छोटा है तो शेषफल यही बच जाएगा। 5 से 3 छोटा है तो शेषफल वहीं हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो इस तरह से ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ये थोड़ा सा घुमाव फिराव वाला प्रश्न है, लेकिन ऐसे प्रश्नों को आपको सीखना है। जैसे ही शेषफल प्रमेय से ऐसे प्रश्न बनते हैं तो क्या होता है, दिमाग थोड़ा सा चक्कर खाने लगता है। आगे आपको बताते हैं शेषफल प्रमेय से ही a के घात n प्लस b के घात n कंसेप्ट को, इसको सीखना है आपको। जैसे मान लीजिए कभी आपको सवाल मिल गया 7 की घात 49 माइनस 1 को किसी संख्या से विभाजित किया जा रहा है, तब क्या शेषफल बचेगा, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। या तो कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लेता है कि 7 की घात 49 माइनस 1 जो है वो किस संख्या से विभाजित हो जाएगी, आपके पास ऑप्शन भी होंगे। तो 1-2 प्रश्न इस पर भी सॉल्व करेंगे। ये कंसेप्ट है शेषफल प्रमेय से, तो उसको हम लोग देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। लिए अब हम लोग सीखेंगे कि एक कंसेप्ट ऐसा सीखेंगे जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है, और ये नंबर सिस्टम के शेषफल प्रमेय का एक बेहतरीन सवाल है, बनते हैं इनसे। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, a के घात में यदि n हो प्लस b के घात में n हो, यहाँ पर मैंने प्लस लगाया है, यहाँ पर n, यहाँ पर n। आप देख रहे हैं दोनों n सम। अब कंडीशन क्या होता है कि यदि n एक सम संख्या हो, n क्या हो, एक सम संख्या हो, तब क्या होगा। यदि n एक विषम संख्या हो, विषम संख्या हो, तो उस कंडीशन में क्या होने वाला है। आगे यदि a के घात n माइनस b के घात n, यहाँ पर यदि n एक सम संख्या हो, एक सम संख्या हो, और या तो n एक विषम संख्या हो, तो क्या होगा।
ऐसे प्रश्नों को आप आंख बंद करके जैसे ही पढ़ते हैं और आंख बंद करके प्रश्नों को तुरंत क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। अब देखिए, पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए। मैंने आपको पढ़ाना जो स्टार्ट किया है, हमेशा बेसिक और कंसेप्ट बताने की पूरी कोशिश की है। तो आपको हमेशा ये सीखना है। जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो प्रश्नों को एग्जामिनर चाहे जिस तरह से घुमा दे, आप प्रश्नों को चुटकी से सॉल्व कर लेंगे। इसीलिए मैंने ये कोशिश की है कि हमेशा उस प्रश्न का जो बेसिक है, कंसेप्ट है, वो कहाँ से आया है, ये बताने की कोशिश की है। अब यहाँ पर देखिए ऐसे प्रश्न कब बनते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए, आइए चलते हैं प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि n, यहाँ पर इस ऐसे ही करके आपको प्रश्न को दिया जाएगा, यही फॉर्मेशन। तो कह रहा कि n एक सम संख्या हो, मतलब a के घात में n मान लीजिए, देखिए n बराबर 2 रखते हैं तो ये सम संख्या हो सकती है, n बराबर 1 रख दें तो ये क्या हो सकती है, विषम संख्या। 1 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगी, विषम संख्या। कट जा रहा होगा, तो ऐसे समझिए कि n बराबर यदि हम लोग 2 रख रहे हैं तो ये एक क्या हो जाएगी, सम संख्या। 2 एक सम संख्या है, और n बराबर यदि हम 1 रख दें, 1 तो विषम संख्या है ना। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से कट जाता है, और विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से नहीं कटते हैं। तो 1 तो 2 से कटता नहीं है। तो आइए यहाँ पर कह रहा है कि n एक सम संख्या हो, मतलब a के घात में हम लोग 2 रख दें। n एक सम संख्या होगा तो n के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो n a के घात 2 प्लस b के घात 2, ऐसा कोई फार्मूला होता है क्या इसका? बिल्कुल नहीं होता है। मतलब यदि आपको कभी भी a के घात कोई सम संख्या प्लस b के घात वही सेम सम संख्या आ जाए, वो कभी भी किससे नहीं कटेगी, a प्लस बी और a माइनस से नहीं कटेगा। ये ना तो a प्लस बी से कटेगा और ना ही a माइनस बी से कटेगा। अभी इस सब चीज़ों को हम समझेंगे, एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे बेहतरीन ढंग से। पहले समझते चलिए मैं क्या कर रहा हूँ। यदि यहाँ पर a के घात 1 हो जाए, यदि ये विषम संख्या है, n एक विषम संख्या, विषम संख्या का मतलब 1 प्लस b के घात 1। अब यहाँ पर देखिए स्वयं क्या बन गया, a प्लस b। मतलब ये है यदि a के घात विषम संख्या, b के घात विषम संख्या यदि है तो वो हमेशा a प्लस b से कट जाएगी। ठीक है भैया, ये भी सही है। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि यदि n एक सम संख्या, अब यहाँ पे माइनस वाला है, कंडीशन यही होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। मतलब ये जो है, यदि a के घात सम संख्या माइनस b की घात सम संख्या होगी तो वो a प्लस बी से भी कट जाएगी और a माइनस बी से भी कट जाएगी। n एक विषम संख्या हो तो a के घाते 1 माइनस b के घाते 1, ये सिर्फ और सिर्फ a माइनस बी से कट जाएगी। इससे a प्लस बी से नहीं कटेगा। तो ये मैंने क्या लीपापोती किया, आपको थोड़ा सा समझना होगा। यहाँ पर आपको ये समझना है कि प्रश्नों को हम लोग कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो भी मैंने बताया इसको हमेशा अपने कॉपी पेन उठा के अपने कॉपी में लिख लीजिए। ये कंसेप्ट काम आएगा कब, जब आपको प्रश्न दिया जाएगा कि बताइए कि 5 के घात में 342 प्लस 7 के घात में 342, तो बताइए ये किस संख्या से कट जाएगी। तो ये किस संख्या से कट जाएगी। इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि a हो गया, ये 342 एक सम संख्या है ना, तो सम संख्या एक तो प्लस वाला का सम संख्या क्या होगी, ये मतलब ना तो ये a प्लस बी से कटेगा ना a माइनस बी। मतलब a प्लस बी का मतलब क्या, 5 प्लस 7, मतलब ये 12 से भी नहीं कटेगा, और 7 माइनस 2 मतलब ये 2 से भी नहीं कटेगा। मतलब ये संख्या किससे कटेगी यदि आपको पता करना होगा तो आपको ये पहले पता करना होगा किससे नहीं कट रही है। ये इसी प्रश्न को हम लोग हर जगह सॉल्व करने की एग्जाम्पल इसके सामने लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैंने कहा कि 3 के घात में एक छोटी संख्या, कोई भी संख्या ले लीजिए, 3 के घात में 342 प्लस 5 के घात में 342। यहाँ पर आपको ऐसे प्रश्न मिलेगा और पूछेगा कि ये किससे विभाजित होगी। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आप देखिए 3 के घात में 342 है, 5 के घात में 342 है। ये a के घात में सम संख्या, b के घात में सम संख्या,
ए के घात में सम संख्या, यहाँ पर भी है बी की घात में सम संख्या, ए के घात में सम संख्या, बी की घात में सम संख्या, लेकिन कौन सा? प्लस वाला। ये कभी भी किससे नहीं कटेगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी से नहीं कटेगा। ए प्लस बी, इसका मतलब ये है कि 3 + 5 = 8 से नहीं कटेगा, और ए माइनस बी 3 - 5 मतलब -2 से भी नहीं, 2 से भी नहीं कटेगा। तो इस कंडीशन में नहीं कटेगा। लेकिन यदि इसी क्वेश्चन को मैं कर दूं 3 के घात 343 प्लस 5 की घात 343, अब बताइए ये किससे कट जाएगा? तो आपको करना क्या है, आप देख रहे हैं ए के घात विषम संख्या प्लस बी के घात विषम संख्या, प्लस वाला कहेगा तो इस पे जाएंगे, माइनस वाला कहेगा तो इस पे जाएंगे। ए के घात विषम संख्या प्लस बी की घात विषम संख्या, ये हमेशा किससे कटेगी? ए प्लस बी से। ये आपका ए है, ये आपका बी है। इसी तरह से यहाँ पे ए, ये था बी यहाँ पे, तो यहाँ पर ये a प्लस बी से कट जाएगी, यही तो मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर मतलब क्या? 3 + 5 से, मतलब ये 8 से ये संख्या पूरी की पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी, शेषफल 0 बचेगा। समझ में आया? तो ऐसे प्रश्न जो आपके विभाज्यता के नियम में भी पूछे जाते हैं, और शेषफल, तो दोनों कंडीशन, दोनों तरह से प्रश्न पूछ सकता है कि कितना शेषफल बचेगा। जब आपको पता है कि ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, 0 शेषफल बचेगा। पूरी पूरी विभाजित हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, अब ये देख लीजिए हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। यहां पर आते हैं, सेम इसी संख्या को ले लेते हैं। ये लेते हैं ए के घात में 342 माइनस, ये 3 लिख लेते हैं, 3 के घात में 342 माइनस 5 के घात में 342, है ना, ये हो गया। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये किससे कटेगा? 3 + 5 से भी कट जाएगा, मतलब ये 8 से भी कट जाएगा, और 5 - 3 मतलब ये 2 से भी कट जाएगा। ये संख्या 5 से भी कट जाएगी और 2 से भी कट जाएगी। यहाँ पर ले लेते हैं विषम संख्या 3 के घात 343 माइनस 5 की घात 343। ऐसे कंडीशन में किससे कटेगी? ये कभी भी a प्लस बी से नहीं कटेगा, सिर्फ और सिर्फ a माइनस बी से, मतलब ये आपका 2 से कटेगा। 5 - 3 कर देंगे तो ये आपका 2 से कट जाएगा। तो इस तरह से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया कंसेप्ट और उस पर आधारित कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग कुछ प्रश्नों को देखेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कटेगा। पहले आप एक काम करते हैं, ये प्रश्न देखिए। कहा जा रहा है कि 10 के घात n-1 कहा जा रहा है। प्रश्न देखिए क्या है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा जा रहा है 10 के घात n-1 जो है, क्या कहा जा रहा है? 10 के घात n-1 सदैव 11 से विभाजित होगा। क्या होगा? सदैव 11 से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा? 11 से विभाजित होगा। तो आगे कह रहा है, ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन है, ध्यान से सुनिए। कहा जा रहा है कि n का मान कुछ भी आप रख दीजिए तो ये 11 से कट जाएगा, ऐसा कुछ। दूसरा कह रहा है कि n का मान एक विषम संख्या हो। तीसरा कह रहा है n का मान एक सम संख्या हो। तो ये जो n, अच्छा ये बताइए, 1 की घात आप चाहे जितना रख दीजिए, हमेशा क्या आएगा? 1। तो यहाँ पर हम 1 की घात n तो रख सकते हैं ना, बिल्कुल रख सकते हैं। अब देखिए, अब आपको कह रहा है कि n का मान सम संख्या ले लीजिए या विषम संख्या ले लीजिए, आ गया ना इसी फॉर्म में। तो क्या है? माइनस वाला है, तो हमको माइनस वाले पे फोकस करना है, उसको छोड़ देना है। अब ये क्या है? हमको यहाँ पे एक सम संख्या रखना है। सम संख्या का रखने का मतलब ये हो गया, यहाँ पर a प्लस बी मतलब 10 + 1 से भी ये कट जाएगा, और 10 - 1 से भी ये कट जाएगा। 10 + 1 10 - 1 से भी कट जाएगा, मतलब ये 11 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा। ये जो संख्या है ये 10 से भी कट जाएगा यदि आप क्या रखेंगे? एक सम संख्या रखेंगे तब। आइए विषम संख्या रख के देखते हैं। विषम संख्या रखेंगे तो आपको सिर्फ a माइनस बी से कटेगा, मतलब ये 10 - 1 से, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ 9 से कटेगा यदि आप विषम संख्या रखते हैं तो आपके ऑप्शन में कहा जा रहा है कि यदि, प्रश्न नहीं कहा जा रहा है कि यदि 11 से कटेगा तो बताइए किस n का मान क्या होगा? n का मान आप क्या रखेंगे? सम संख्या रखेंगे। n का एक सम संख्या होगा तभी ये a प्लस बी a माइनस बी से कटेगा। a प्लस बी का मतलब होता है 10 + 1 11। देखिए 11 से तो कट जाएगा ना, तो 11 से कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसका जो आंसर होगा n जो होता है वो सम संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सम संख्या। ठीक है, आगे भी एक प्रश्न है। कहा जा रहा है कि 142 स्क्वायर माइनस 1, ध्यान से देखिए, 142 स्क्वायर माइनस 1 किससे विभाज्य है? किससे
विभाज्य है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन भी है 19, 7, 9, 13, 7, 19, 8 और 13, यही है ना, 7, 19, 8 और 13। अब यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, ये आपके हो गए ऑप्शन और ये हो गया आपका प्रश्न। वीडियो को पॉज करके आपको पहले तो अपने से सॉल्व करना है, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को देखना है। अब देखिए, मैंने कहा यदि यहाँ पर 142 का स्क्वायर है तो हम यहाँ पर भी स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं। अब ये समझिए कि 142 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब ये a प्लस बी से भी कट जाएगा, a माइनस बी से कट जाएगा। यहाँ पर माइनस वाले में जाइए, यानी एक सम संख्या है तो इस वाले में, मतलब ये a प्लस बी से भी कटेगा और a माइनस बी से भी कट जाएगा। मतलब ये 142 प्लस 1 से भी कटेगा और 142 माइनस 1 से भी कट जाएगा। 142 प्लस 1 का मतलब क्या होता है, 143 और 142 माइनस 141। यदि ऑप्शन में 142 और 43 नहीं है, ये ना तो 141 है, तब क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम इसका गुणनखंड कर लीजिए। और गुणनखंड करने के लिए हम लोग इसी का सहारा लेंगे, है ना। देखिए यहाँ पर ये 8 है, विषम संख्या है तो कटने वाला तो है नहीं, इसका गुणनखंड बनेगा ही नहीं, है ना। या तो 7 बन सकता है, या 19 बन सकता है, या 13। आप एक काम कर सकते हैं, इन्हीं में भाग करके देख लीजिए। 13 से इसमें भाग देंगे तो 11 बार जाएगा, 13 गुणे 11। इसका मतलब ये है कि ये जो 13 होगा ना, ये इसको क्या करेगा, विभाजित कर देगा। मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताते आए हैं, क्या बताते आए हैं कि जब भी कोई, जैसे मान लीजिए 13 गुणे 11 है, ये किससे कटेगा, 11 से मैं कह दूं तो ये 11 से पूरी संख्या कट जाएगी, सिर्फ 11 से नहीं, पूरी संख्या कट जाएगी। उसी तरह से 13 गुणे 11 से, मतलब ये कह रहा है कि ये जो संख्या है वो 143 से कट जा रही है, 143 से कट जा रही है। इसका मतलब वो संख्या 13 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी, वो संख्या 13 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी। यदि मैं ये कहूँ कि 286 जो है वो 143 से कट जा रही है, इसका मतलब ये है कि ये जो 286 है वो 11 से भी कट जाएगी और ये 13 से भी कट जाएगी। आप काटेंगे देखेंगे तो कट जाएगा तुरंत, बिल्कुल। तो इस तरह से ये प्रश्न बना है। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है आपका, अच्छा ये पिछला वाला प्रश्न ही हो गया, इसी तरह से कर लेंगे आप लोग, चलिए छोड़िए। 49 के घात 15 माइनस 1 किससे कटेगा। 49 के घात में 15 माइनस 1 किससे विभाज्य है, किससे विभाज्य है ना। ऑप्शन भी आपको मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। 50, 51, 29 और 8, क्या क्या, 50 है इसका ऑप्शन, 51 है और 29 है और 8 है। आपके ऊपर यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे माइनस वाले पे फोकस करना है। 49 के घात 15 है तो 1 के घात भी आप 15 लगा सकते हैं। इसका मतलब हमको कहाँ, 15 मतलब विषम होता है ना, तो मतलब कुल मिला के हमको इस पर फोकस करना है। तो 49 माइनस 1 किससे कटेगा, हमेशा ये a माइनस बी से कटेगा। a माइनस बी मतलब 49 माइनस 1 बराबर ये 48 से कट जाएगा। इसको हम लोग 8 गुणे 6 भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है जो संख्या 48 से कट जाएगी वो 8 से भी कट जाएगी और 6 से, 8 6 48 होता है, वो 8 से भी कट जाएगी, वो 6 से भी कट जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन में था आपका 8। आपको यहाँ पर 50 भी मिला है तो प्लस नहीं करना है, क्योंकि प्लस जो होता है वो सम संख्या वाला कटता है ना। तो ये क्या होगा, आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा 8। चलिए एक प्रश्न और देखिए, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिएगा। कहा जा रहा है कि 5 के घाते 70 प्लस 7 के घाते 70, 5 के घातांक में 70 प्लस 7 के घातांक में 70। मैं इसको इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि कंसेप्ट आपके सामने रहना चाहिए, प्रश्न तो आप सॉल्व करते ही रहेंगे। इसको क्या कहा जा रहा है ना, इसको हम लोग 74 से डिवाइड कर रहे हैं। किससे काट रहे हैं, 74 से काट रहे हैं। तो कहा जा रहा है कितना शेषफल बचेगा, तो आपके पास ऑप्शन है 5 0 7 1। इसके जो ऑप्शन है वो है 5 0 7 और 1, इसके क्या है ऑप्शन है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, ये बता दीजिए। तो अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए 5 की घात 70 है प्लस 7 की घात 70। 70 एक सम संख्या है और प्लस वाला है। 70 एक सम संख्या ये है और प्लस वाले में हमको जाना, माइनस से कोई मतलब नहीं है।
तो यहाँ पे सम संख्या ना तो ये a प्लस बी से कटेगा और ना ही ये a माइनस बी से कटेगा। मतलब ना ये तो 7 5 12, a प्लस बी का मतलब क्या होता है 5 प्लस 7, ना तो ये 12 से कटेगा और ना ही ये किससे कटेगा, ये आपका 5 माइनस 7 मतलब 2 से भी नहीं कटेगा, -2 आएगा, तो ये 2 से भी नहीं कटेगा। अब ऐसे कंडीशन में हम कर क्या सकते हैं, है ना। तो ऐसे कंडीशन में हम उसको ऐसी संख्या बनाएंगे जिससे हम लोग इससे काट सकें। चलिए देखिए, आपके पास ऑप्शन है 5 0 7 1। ये थोड़ा सा घुमाने वाला सवाल है, तो ऐसे सवालों को भी आपको प्रैक्टिस करना है। देखिए हम क्या कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक सवाल ऐसे दिया था 3 की घात में 20 वाला कर रहा था ना, तो इसको 3 की घात में 2 करके 10 कर दिया था। वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे 5 का स्क्वायर घाते 35 कर लेंगे प्लस 7 का स्क्वायर की घाते 35 कर लेंगे। ये सेम होना चाहिए 74, ये सेम चीज़ ही तो है। 35 दूना 70, 35 दूना 70, वही तो 5 की घात 70, 7 की घात 70। तो अब देखिए क्या हो गया, 25 के घात में 35 प्लस 7 सते 49 के घात में 35 बटे 74। अब बताइए ऐसे कंडीशन में क्या ये कट सकता है क्या। अब ये हो गया, जैसे यहाँ पे सम संख्या था, यहाँ पे 70 70 तो सम संख्या है ना। जब सम संख्याएं आएंगी तो आपको एक बार हमेशा ये कोशिश करना है कि वो विषम संख्या में आप कन्वर्ट करेंगे। विषम संख्या में आप कन्वर्ट कर दीजिए, फिर देखिए उसका कमाल कि वो क्या हो जाएगा, a प्लस बी से तो कटेगा ही कटेगा। n एक विषम संख्या होने पर a प्लस बी से कट जाएगा। मतलब यहाँ पे 25 प्लस 49, 25 प्लस 49 कितना हो जाएगा 9 5 14 4 3 7, 74 हो गया। 74 से 74 पूरी तरह से कट जाएगा, शेष फल आपका 0 आएगा और उस कंडीशन में आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या हो गया, आपका आंसर 0 हो गया। तो यहाँ पर जो नंबर सिस्टम का शेष फल प्रमेय था वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आपको यदि मैथ कहीं से भी डाउट हो वो आप कमेंट करके पूछेंगे। मैंने आपको पहले से ही बता रखा है, सारे सेशन का डाउट क्लास अलग से रखा जाएगा। मैथ का जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो आपको एक 10 घंटे 12 घंटे जितने भी होगा, 15 घंटे जितने भी घंटे का क्लास होगा वो आपको अपलोड कर दिया जाएगा। मैराथन क्लास अवश्य आपको मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपका शेषफल प्रमेय था। शेषफल प्रमेय यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग कुछ चलेंगे अलग अलग कॉन्सेप्ट पे, जैसे कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ऐसे करके 20 स्क्वायर तक जाएंगे। तो उनके जोड़ बता दीजिए कितना, उनका योग कितना होगा, है ना। ऐसे ऐसे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, वहाँ से कुछ ट्रिक को जानेंगे, कुछ फार्मूलाज होते हैं उनको याद रखेंगे और उसी तरह से वो प्रश्न बनते चलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन कुछ देखेंगे, जैसे कि कहा जा रहा है कि एक झुंड में कुछ गायें हैं और कुछ मुर्गियां हैं, पैरों की संख्या 40 है, सिरों की संख्या 20 है, तो बता दीजिए उसमें कितनी गायें हैं, बता दीजिए उसमें कितनी मुर्गियां हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और पहली बार चैनल पे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।